नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। रॉकस्टार गेम्स ने लगभग अकेले ही गेमिंग दुनिया को क्रांति लाने का काम किया है। गेम्स जैसे कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और रेड डेड रिडेम्पशन बहुत सारे गेमर्स के दिल में बस चुके हैं। लेकिन कैसे दो भाई जो एक म्यूजिकल लेबल में काम करते थे और प्रोग्रामिंग या गेम डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इतिहास की सबसे बड़ी वीडियो गेम पब्लिशिंग कंपनीज में से एक को बनाया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेमिंग की सीमा को आगे बढ़ाने वाले पहले खेल में से एक था। मॉर्टल कॉम्बैट जैसे ग्राफिकली वॉयलेंट गेम्स तो थे ही, लेकिन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो अलग था। ये रियलिस्टिक था, इसमें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज थे, लेकिन वीडियो गेम कॉन्सिक्वेंसेस थे। दूसरी तरफ मॉर्टल कॉम्बैट जैसे गेम साइंस फिक्शन में सेट थे और मोस्टली गेमर्स के लिए टेलर किए गए थे। रॉकस्टार ने गेमिंग सबके लिए बनाना चाहता था। उन्होंने साईफाई से दूरी बनाई और इस प्रोसेस में उनके गेम्स कंट्रोवर्शियल बने, कई देशों में बैन हो गए और क्लास एक्शन लॉसूट से सामना करना पड़ा। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज ने उनके गेम्स को और पॉपुलर बना दिया। रॉकस्टार की कहानी लंदन के दो भाइयों सैम और डैन हाउसेस से शुरू होती है। भाइयों का अपब्रिंगिंग काफ़ी रॉकस्टार वाला था, जो बाद में उनकी गेमिंग कंपनी के डीएनए को प्रभावित करता। उनकी माँ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, गेरल्डाइन मॉफिट। उन्होंने माइकल सियान के साथ फिल्म गेट कार्टर में काम किया था, जो आपने क्राइम, सेक्स और स्टाइल के साथ कंट्रोवर्सीज की सीमा को आगे बढ़ा रही थी। उनके पिता एक म्यूजिशियन थे जो इंग्लैंड के सबसे लोकप्रिय जैज क्लब चलाते थे, जहां दो भाई अक्सर प्रसिद्ध जैज म्यूजिशियंस के साथ हैंग आउट करते थे। जब जनरे 1980s में अपने पीक पर था, सैम ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी ज़िंदगी बदल देगा, वीडियो गेम्स। जब उन्होंने इन्हें डिस्कवर किया तो उन्हें दूसरे दुनिया में जाने की कंसेप्ट से प्यार हो गया। बाद में भाइयों ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो दुनिया की सोच बदल देगा, हिप हॉप। उनका विरोध करने का प्यार और सिविल ऑर्डर से नफरत, यही आउटलेट था जो हिप हॉप उन्हें प्रोवाइड करता। उनके 18 बर्थडे पर सैम के पापा ने उन्हें न्यूयॉर्क ले गए, जहां उन्होंने लेदर जैकेट्स और जॉर्डन्स खरीदे। वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते थे जैसे वो ईस्ट कोस्ट के रैपर हैं। एक दिन सैम अपने पिता के साथ लंच कर रहे थे, जो रिकॉर्ड लेबल BMG के एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि रिकॉर्ड बिजनेस में सब लोग इतने पुराने क्यों हैं, क्यों ना वहाँ यंग लोग काम करें। ये सवाल सैम को रिकॉर्ड लेबल में नौकरी दिलवा देगा। यही ब्रश एटीट्यूड ने सैम और उसके भाई को एक नई गेमिंग बिजनेस की लीड देने का मौका दिया, जो रिकॉर्ड लेबल ने अभी खरीदा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसे यूज़ कैसे करना है। यहाँ से वो वीडियो गेम्स की सीमा को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, बिना किसी एक्सपीरियंस के। 1997 में उन्होंने एक टॉप डाउन ड्राइविंग और शूटिंग गेम बनाया, जो बाद में इतिहास की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज में से एक बन जाता है। उन्होंने इसे पहले रेस और चेस करने का नाम दिया, लेकिन बाद में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो नाम रख दिया। 1998 में BMG इंटरैक्टिव को टेक 2 नामक कंपनी ने खरीदा। इससे सैम, डैन और 2 एग्जीक्यूटिव्स को न्यूयॉर्क जाकर एक नई सब्सिडियरी बनानी पड़ती है, जिसे वो रॉकस्टार गेम्स कहते हैं। GTA के ओरिजिनल 2D वर्जन्स अच्छे चले, लेकिन जब फ्रेंचाइजीज 3D में गया, GTA 3 में, तब रॉकस्टार स्टूडियोज़ ने अपने आप को अलग कर दिया। रॉकस्टार गेम्स का यूनिक होना इस बात से था कि उन्होंने गेमर्स को पूरा फ्रीडम दिया था। अगर तुम चाहते हो तो स्टोरी लाइन फॉलो कर सकते थे, मिशन कर सकते थे, या फिर अगर मूड हो तो स्ट्रीट्स पर फ्रीली घूम सकते थे, हैवॉक क्रिएट कर सकते थे। ओपन वर्ल्ड गेम का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही था। हाँ, ये वॉयलेंट था, लेकिन बैड थिंग्स करने की, जॉयराइड लेने की या बर्गर खाने की फ्रीडम ही उनके गेम्स को ग्रेट बनाती थी। यही चीज़ मुझे पहली बार GTA सीरीज़ में ड्रॉ करती थी। इट वॉज जस्ट सो मच फन टू डू वॉट एवर यू वॉन्टेड इन फिक्शनल वर्ल्ड। रॉकस्टार ने एक मिशन स्टेटमेंट के साथ फाउंडेशन किया था, वीडियो गेम्स को नेक्स्ट मास मार्केट एंटरटेनमेंट मीडियम बनाना। वो यूनिकली इंटरेस्टिंग और पावरफुल थे, और हम कंपनी के रूप में 2 मास्टर्स को सर्व करते थे। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने मूवीज़ के प्रोडक्शन वैल्यू को गेम प्ले के ऑब्सेशन के साथ कंबाइन किया। जब रॉकस्टार इंडस्ट्री को अपने अडल्ट कंटेंट के साथ पायनियर कर रहा था, तो उन्होंने इंक्रीजिंगली वीडियो गेम्स बनाने की इच्छा की जो कूल और सिर्फ गीक्स और गेमर्स के लिए ना हो। 2002 में GTA वाइस सिटी के साथ उन्होंने यही किया। नियॉन में ड्रेप्ड वाइस सिटी 1980s मायामी थी। यहाँ प्लेयर्स अपनी खुद की सरफेस स्टोरी लाइव आउट कर सकते थे, और आज भी ये 44th बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम है। मिडनाइट क्लब, मैक्स पेन और रेड डेड जैसे सक्सेसेस के साथ स्टूडियो जल्द ही गेमिंग वर्ल्ड में इंडस्ट्री लीडर बन गया। भाई सच में रॉक स्टार्स थे। स्टूडियो वीडियो गेम्स के एज को पुश करते रहे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी गेम्स, डिज़ाइंस और स्टोरी टेलिंग, लेकिन उनके गेम्स जल्द ही कंट्रोवर्सीज लाए। उन्होंने वीडियो गेम वायलेंस के इम्पैक्ट के दौरान पॉलिटिशियंस का मेन टारगेट बना।
ये कंट्रोवर्सी अल्टीमेटली रॉकस्टार गेम्स को और पॉपुलर बना दिया। लोग बस वही चाहते थे जो उन्हें अदर्स ने बोला था कि वो नहीं कर सकते। 2004 में उन्होंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास रिलीज़ किया, जो 21st बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम है। इसमें गैंग वॉरफेयर फीचर किया गया था अक्रॉस अ फिक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, ला वेगास। मैप एक एक्सटेंसिव ओपन वर्ल्ड था जहां मिशन ऑप्शनल थे, allowing players to simply explore and do what they wanted. Almost everything interactive और customizable थी। Main character CJ even got fat और built muscle depending on your activity, लेकिन Rockstar ने अपनी लिमिट्स जानी और जब उन्हें लगा कि ये टू मच हो रहा है तो उन्होंने सीन्स कट आउट कर दिए। एक सीन था अडल्ट इंटरैक्शन का जो कट आउट किया गया था, लेकिन गेम्स कोड और एंटायरली रिमूव नहीं किया गया था क्योंकि उसे अनटैंगल करना टू मैनी रिसोर्सेज लेता। जब गेम पीसी हिट किया तो लोग कोड को मॉडिफाई करने लगे फॉर चीट्स एंड डिफरेंट गेम प्ले कंडीशंस। जल्द ही हिडन सीन्स डिस्कवर किया और थ्रू अ सॉफ्टवेयर पैच प्लेबल बनाया गया। ये सीन डब्ड हॉट कॉफ़ी वर्ल्ड रिजल्ट इन नंबरस कोर्ट केसेस अगेंस्ट रॉकस्टार फॉर इट्स कंटेंट रेटिंग। पहले एम रेटेड था, लेकिन अब इसको एडल्ट्स ओनली में कन्वर्ट किया गया। गेम का रिकॉर्ड $25 मिलियन कॉस्ट किया और अडल्ट्स ओनली रेटिंग ने गेम को मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स में स्टॉप कर दिया क्योंकि वो ऑल रेटेड कंटेंट कैरी आउट करने से रिफ्यूज़ कर रहे थे। एक रॉकस्टार ब्रदर सैम हाउसर को इवन कैपिटल हिल पर हियरिंग के लिए बुलाया गया। केस 2009 में सेटल हुआ और रॉकस्टार रिफ्यूजेस टू एवर डिस्कस हॉट कॉफ़ी एवर अगेन। उनका बैड बॉय इमेज उनकी पॉपुलैरिटी को फीड करता था। इस बार हाउएवर उन्हें ब्रेक्स हिट करने की ज़रूरत थी। सैन एंड्रियास के साल गुजरते गए, लोग रॉकस्टार के अगले हाइपर वॉयलेंट गेम का इंतज़ार कर रहे थे, तो 2006 में उन्होंने टेबल टेनिस रिलीज़ किया। कोई वॉयलेंस नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस एक सिंपल गेम अपने नए गेम इंजन को शो ऑफ करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रॉकस्टार अपने आइकॉनिक स्टाइल से ख़त्म हो गया था। उसी साल बाद में रॉकस्टार ने बुली रिलीज़ किया, एक गेम जिसमें स्टूडेंट्स को बुलीज के खिलाफ पिटेड किया गया था। ज़्यादातर वॉयलेंट सीन स्कूल यार्ड फाइट्स के लिए थे। उनका अगला गेम मैन हंट इतना वायलेंट था कि उसने एडल्ट्स ओनली रेटिंग पाई और इफेक्टिवली दुनिया भर में बैन हो गया। ये रॉकस्टार को टोन डाउन करने पर मजबूर कर रहा था ताकि वो गेम को एक्चुअली बेच सके, लेकिन रॉकस्टार के लिए कुछ बैनिंग अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि GTA उनका मेन कैश काउ था और वो अच्छे से चल रहा था। और जल्द ही अगला GTA फिर से लोगों को याद दिलाएगा कि रॉकस्टार क्या कर सकता है। GTA 4 न्यूयॉर्क के अंडर बेली के आसपास फोकस था और वो एक बड़ा सक्सेस था। वो बेस्ट सेलिंग गेम लिस्ट में ऑल टाइम 24th रैंक है। रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन या रेंज एक क्लोज सोर्स ओरिजिनल गेम इंजन था जो GTA 4 को HD बनाने की अनुमति देता था। गेम प्रोड्यूस करने में लगभग $100 मिलियन की कॉस्ट थी और रॉकस्टार ने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया लॉस्ट म्यूजिशियन को ट्रैक डाउन करने के लिए ताकि उनके सॉन्ग्स के राइट परचेज कर सके, लेकिन उनका सबसे बड़ा गेम अभी आने वाला था। GTA 5 अभी भी ऑल टाइम का बेस्ट सेलिंग गेम है, पुशिंग $6 बिलियन ऑफ रेवेन्यू। ये टॉप 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड मूवी से ज़्यादा है, अवतार और एवेंजर एंड गेम की कॉम्प्लेंट। पहला बिलियन इन सेल्स पहले ही 3 साल में आ गया था। इसको बनाने में $250 मिलियन का कॉस्ट था। डाउनलोडेबल कंटेंट प्रोवाइडिंग ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन गेम प्ले। जैसा कि तुम इमेजिन कर सकते हो, गेम कोई छोटी फीट नहीं है। इसमें 1000 पेजेस ऑफ स्क्रिप्ट, 8 प्रोडक्शन स्टूडियोज और मंथ्स ऑफ वॉइस एंड मोशन कैप्चर लगते हैं। उन्होंने FBI एजेंट्स, माफिया और स्ट्रीट गैंग्स के एक्सपर्ट से बात की थी, सिर्फ प्लेयर के लिए बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस पाने के लिए। रॉकस्टार ने फिर से कर दिखाया। मैप मैसिव था, ग्राफिक्स उस समय अनबिलीवेबल थे और स्टोरी 3 मेन कैरेक्टर के आसपास रिवॉल्व होती थी जो इंटरकनेक्टेड थे और गेम के प्रोग्रेशन के साथ डेवलप्ड होते थे। ये प्रीवियस GTA गेम्स के सारे ग्रेट थिंग का कल्मिनेशन था एक न्यू और एक्साइटिंग वर्ल्ड में। और अभी रिसेंटली रॉकस्टार ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 रिलीज़ किया, मैसिव क्रिटिकल और पब्लिक अक्लेम के साथ। एक स्प्रॉलिंग लैंडस्केप, इमर्सिव स्टोरी और आउटस्टैंडिंग ग्राफिक्स के साथ, जहाँ कभी कभी तुम्हें बस खेलना बंद करना पड़ता था और अराउंड देखना पड़ता था। ये सब ने अनडाउटेबली नेक्स्ट GTA गेम के लिए बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट किया और देखते ही देखते GTA 5 को लगभग 6 इयर्स हो गए रिलीज़ हुए, तो अब श्योरली ज़्यादा देर नहीं हो सकती। रेड डेड रिडेम्पशन 2 के रिलीज़ के दौरान डैन हाउसर को रिलीव कोड किया गया था कि रिलीज़ रेड डेड रिडेम्पशन। GTA सीरीज़ के मेन राइटर डैन ने कहा कि वो अनश्योर है
कि वो कभी GTA 6 बनाएंगे या नहीं, क्योंकि अमेरिका लेफ्ट और राइट के बीच इतना पोलराइज हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स के एक्सट्रीमली पैरोडी के बियॉन्ड है और लोग उनसे नाराज़ होंगे जो भी वो करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर गेम आज रिलीज़ होता तो वो 2 मिनट में आउट ऑफ डेट हो जाएगा। ये सजेस्ट करता है कि न्यू GTA एक अलग टाइम में सेट होगा। कुछ र्यूमर्स 1980s के रिटर्न की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एक वाइस सिटी वर्ल्ड में। फैंस एक्साइटेड है और मैं भी, लेकिन जब तक GTA 6 के अनाउंसमेंट नहीं हुई तुम ये मान सकती हो कि रॉकस्टार उस पर काम कर रहे हैं। ये क्लेम किया गया है कि GTA नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल्स पर आएगा। परफॉर्मेंस और साइज रिक्वायरमेंट की वजह से GTA 6 को सबसे बड़ा GTA माना जा रहा है जिस पर रॉकस्टार ने कभी ट्राई किया है। एक कंपनी जो कंज्यूमर को कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस देने के लिए कमिटेड है, वो टाइम के साथ साथ एवर रेयर हो गई है। लेकिन ये हाउसर ब्रदर्स और उनकी कंपनी रॉकस्टार के लिए काम कर गया है। उनके एफेंट लेकिन रिबेलियस बिगनिंग से उन्होंने गेमिंग को हमेशा के लिए रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। फ्रीडम कंबाइंड विद द बेस्ट हाई क्वालिटी गेम डिज़ाइन और इमर्सिव स्टोरी अलायंस जो एक हॉलीवुड मूवी के लिए फिट है, ने रॉकस्टार गेम्स को सेकंड टू नन बनाया है। भाइयों के लिए ये सिर्फ क्राफ्ट को परफेक्ट करना और एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बराबर में है। डैन हाउसर बोलते हैं, हमारी कंपनी का गोल ये नहीं है कि लोग कहें कि रॉकस्टार ने अच्छा गेम डिज़ाइन बनाई है लेकिन कहानियाँ ख़राब है, या अच्छी कहानियाँ और ख़राब गेम डिज़ाइन। हम चाहते हैं कि वो कहें कि रॉकस्टार अच्छे गेम्स बनाता है। हमारे ऊपर है कि हम बेस्ट स्टफ बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम रूफ टॉप से चिल्लाएं कि हम कितने क्लेवर हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं या कितने सोफिस्टिकेटेड हैं। हमारा काम है कि स्टफ बनाएं जो बेस्ट हो सके, और मुझे लगता है कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट लेसन है। अगर तुम कुछ बनाने का बिजनेस कर रहे हो तो बेस्ट करो जो तुम कर सकते हो। तो ये रैपअप होता है हमारा लुक एट रॉकस्टार गेम्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट रॉकस्टार गेम कौन सा है और क्या तुम GTA 6 के लिए एक्साइटेड हो। अगर तुम वीडियो गेम्स के एक्चुअल ओरिजिन्स देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे तुम इसके बाद क्लिक कर सकते हो। वैसे मेरा नाम रघुगो है और आप देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। Cheers guys, have a good one.